क्या चल रहा है शिवसेना में? देख ही रहे हैं कि शिवसेना में क्या चल रहा है। मेन तो मंथन हमारा अपना है जी कि हमारा कौन अपना है कौन पराया है। जी। राजनीति में सबसे अहम होता है कि अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानना। उद्धव ठाकरे का आप कह रहे हैं कि कच्चे हैं राजनीतिक तौर पर। प्रियंका चतुर्वेदी जैसे लोग जो इस पार्टी में थे ही नहीं, जिन्होंने आते ही यहाँ राज्यसभा की सीट भी पा ली और पार्टी के सबसे पुराने कद्दावर नेता को साइड लाइन लगवा दिया। तो प्रियंका चतुर्वेदी को आप गद्दार बता रहे हैं? कि सबसे बड़ी गद्दार प्रियंका चतुर्वेदी है। तो गुलाबी ठंड में कहीं गई थी और फिर राज्यसभा की सीट मिल गई इनको विदेश में। तो ये आपकी बात फिर उद्धव जी आदित्य जी क्यों नहीं सुनते हैं? अब कई बार होता है कि जो लोग खास होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहुंच बेडरूम तक होती है, फिर उनकी बात को ज्यादा सुना जाता है। संजय राउत जो है उसने पूरी शिवसेना को बर्बाद कर दिया। नहीं, संजय राउत जी तो जो ठाकरे परिवार बोलता है उस चीज को अंजाम देते हैं। कटप्पा है संजय राउत। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अनिल देसाई ही है सबसे। देखो, गद्दार जो होता है वो मीठे बने रहते हैं और जो मीठा होता है ना चुपचाप बैठा रहता है। देखिए, शरद पवार के पास थी सारी पावर और शरद पवार जी कांग्रेस के साथ कितने पुराने सही से चलते हैं ये सारी दुनिया जानती है। तो अब क्या आपको लगता है कि संभावनाएं लगती है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक होगी? महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आने के बाद खूब घमा चौकड़ी मची हुई है। कौन किधर जाएगा, कौन बाजी पलटेगा, कौन पलटी मारेगा, इन सब सवालों के जवाब हर कोई ढूंढने में लगा हुआ है। शरद पवार, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने ऐसी पलटी मार ली है कि पूरा महाराष्ट्र क्या पूरा देश इस वक्त उनके मुंह को लेकर परेशान है, हैरान है कि आखिर शरद पवार करना क्या चाहते हैं। लेकिन इस बीच सबकी नजरें उद्धव ठाकरे पर भी है कि वो आखिर अब क्या करेंगे, क्योंकि अब बचा कुछ नहीं है, सब कुछ लुट गया है और उद्धव ठाकरे अकेले अपनी सियासी जो हनक है और जो उनकी विरासत है उसको बचाने के लिए वो उन्होंने सब कुछ अब दांव पर लगा दिया है। एक चुनाव महाराष्ट्र में होना है और उससे तय हो जाएगा कि शिवसेना और ठाकरे परिवार की साख कितनी बची है। चर्चा के लिए हमारे साथ संजय गुप्ता जी है, शिवसेना यूबीटी के नेता है, उद्धव ठाकरे गुट को बिलोंग करते हैं। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय जी इन दोनों बड़े चर्चा में भी है, लगातार मुखरता से कुछ बातें कर रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे और यूबीटी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। तो मैंने कहा कि शिवसेना के नेता से ही बात की जाए तो वो उन सारे सवालों के जवाब दर्शकों को दे सकते हैं। क्या चल रहा है शिवसेना में? देखिए, शिवसेना में तो जो चल रहा है वो सभी देख ही रहे हैं कि शिवसेना में क्या चल रहा है। मेन तो मंथन हमारा अपना है जी कि हमारा कौन अपना है कौन पराया है। जी राजनीति में सबसे अहम होता है कि अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानना। जी। बाला साहब ने हमेशा एक चीज में अंतर रखा कि हमारे दोस्त कौन है और राजनीतिक दोस्त कौन है। उन्होंने शरद पवार जी को राजनीतिक दोस्त नहीं बनाया कभी भी। उन्होंने वैसे तो दोस्ती रखी जैसे दूर की होती है, मगर राजनीतिक दोस्ती कभी नहीं रखी उनसे। पारिवारिक तौर पर, आपसी तौर पर हमेशा सपोर्ट किया। और कांग्रेस को तो बाला साहब ने एक बार उनका साथ छोड़ देने के बाद 25-30 साल में कभी भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया किसी भी मुद्दे पर, और ना ही कांग्रेस के नेताओं के साथ किसी भी तरह का कोई विलय किया। किसी भी मुद्दे पर सरकार में उल्टा पलटी वाला मामला तो बाला साहब ने कभी किया ही नहीं कि सरकार अभी कांग्रेस की है तो कांग्रेस में चले जाते हैं, या सरकार अभी केंद्र में किसी और के तो उनके साथ चले जाते हैं। नहीं, वो तो हमेशा तटस्थ हिंदुत्व पर। उद्धव ठाकरे आप कह रहे हैं कि कच्चे हैं राजनीतिक तौर पर? राजनीतिक तौर पर कच्चे नहीं है। देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई चीज, कोई बात ना आदमी दिल पर इस तरह से ले जाता है कि वो बाकी सब चीजें भूल जाता है। जैसे कि वो मुख्यमंत्री पद का नाम मिलना, और 2014 में जैसे एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव में सीट शेयरिंग के उस फार्मूले को बीजेपी ने नहीं माना जो बाला साहब ने तय किया था। इस बात को तब से लेकर और 2019 तक ही उद्धव जी के मन में, आदित्य जी के मन में ये बात रही कि हमारी सीट शेयरिंग के फार्मूले को बाला साहब ने जो बनाया था वो नहीं माना। लेकिन उसके पीछे की सोच को अगर सकारात्मक रूप से देखा जाता तो वो सोच ये भी हो सकती है कि हमने 2000 में हमारी सरकार वहां नहीं बनी, 2005 में नहीं बनी, 9 में नहीं बनी, 14 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब उसमें देखा बीजेपी ने कि भाई हम 100 से ज्यादा सीटों पे जीत रहे हैं। तो मेन अहम काम ये था कि हमें
सत्ता में वापस आना महाराष्ट्र की, और यही बीजेपी का मंथन था। मगर इस चीज को आदित्य जी ने सही तरीके से नहीं समझा, उद्धव जी ने सही तरीके से नहीं समझा, और वो बात उनके दिल में इतनी बैठ गई कि धीरे 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 5 सालों में वो गठबंधन टूटना जो था वो 2019 में टूट ही गया। नहीं तो उन्होंने नहीं समझी, या कहा जाता है कि उनके आसपास कुछ ऐसे लोग थे, उनके मन में उन्होंने ये बात डाली। मेन यही होता है, एक तो किसी के मन में इस तरह की बात आती है, और उसके बाद कुछ लोग उसको सपोर्ट कर देते हैं अपनी जगह बनाने के लिए, जैसे प्रियंका चतुर्वेदी जैसे लोग जो इस पार्टी में थे ही नहीं, जिन्होंने आते ही यहाँ राज्यसभा की सीट भी पा ली और पार्टी के सबसे पुराने कद्दावर नेता को साइड लाइन लगवा दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं राजनीति में जो अपनी जगह बनाने के लिए पुराने लोगों को साइड लाइन करवा देते हैं और अपनी भूमिका में अहम भूमिका लाने के लिए ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वही सबसे खास है, जबकि वही सबसे बड़े गद्दार और मक्कार होते हैं। तो प्रियंका चतुर्वेदी को आप गद्दार बता रहे हैं? मेरे हिसाब से तो गद्दार वो लोग होते हैं जो लोग साथ बैठे रहते हैं और साथ बैठ करके गोभी खोदते रहते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट में। क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी की क्या विचारधारा है, वो कांग्रेस की प्रवक्ता थी, शिवसेना में आकर के धीरे धीरे उन्होंने शिवसेना को कांग्रेस की प्रवक्ता बना दिया। आप बताइए। एक आरोप भी लगे थे पिछले दिनों उन पर, शीतल म्हात्रे है वहाँ की एक प्रवक्ता है महाराष्ट्र की, उन्होंने आरोप लगाए थे कि ये तो भाई वो गुलाबी ठंड में कहीं गई थी और फिर राज्यसभा की सीट मिल गई इनको विदेश में। हाँ, इस तरह की बातचीत भी बहुत लोग होते हैं, लोग कहते नहीं है, हमारी पार्टी के लोग शर्म करते हैं कि इनके इसका चरित्र किस तरह का या इसकी बात किस तरह की है। प्रियंका चतुर्वेदी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, और मैंने तो अभी आपके चैनल से पहले एक दूसरे चैनल पे भी मैंने इस बात को बोला कि सबसे बड़ी गद्दार प्रियंका चतुर्वेदी है। तो ये और हमारी पार्टी के सभी जितने भी नेता हैं सबने इस बात को सपोर्ट किया। हाँ, यही है गद्दार, किसी ने भी एक ने भी मेरे को ये नहीं कहा, एक भी नेता ने कि यार संजय जी आपने गलत बोला। तो ये आपकी बात फिर उद्धव जी आदित्य जी क्यों नहीं सुनते हैं? लोग पहुंचने नहीं देते उन तक बात, या फिर ये उनके कंट्रोल में कुछ ज्यादा है। मतलब अब कई बार होता है कि जो लोग खास होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहुंच बेडरूम तक होती है। बेडरूम से कहने का ताल्लुक ये होता है कि घरेलू संबंध होते हैं। अच्छा। जब घरेलू संबंध ज्यादा ताल्लुक अच्छे होते हैं तो उनकी पहुंच घर के अंदर होती है और वो जब मर्जी घर में आ सकते हैं, जा सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो फिर उनकी बातों को ज्यादा सुना जाता है, और वो उनकी बातों को आजकल कुछ ज्यादा सुन रहे हैं। तो उनके बातों को ज्यादा सुनने के कारण ही तो हमारी पार्टी के 80% लोग शिंदे जी के साथ चले गए। और क्या कारण है? तो प्रियंका चतुर्वेदी तो कहती है कि गद्दार शिंदे हैं। नहीं, गद्दार शिंदे नहीं है, शिंदे तो बागी है। बागी वो होते हैं जो किसी कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो अलग हो जाते हैं। ऐसे लोग सही आइडेंटिफाइड होते हैं कि हाँ भाई ये हमारा दुश्मन है, ये हमसे अलग हो गया, ये हमारे साथ नहीं है, वो सही है। लेकिन जो साथ रहते हुए को भी खोदते रहते हैं उनको बागी, उनको गद्दार कहते हैं। तो प्रियंका चतुर्वेदी वो गद्दार है। प्रियंका चतुर्वेदी गद्दार है। अच्छा, दूसरा, एक आपका पूरा फोकस प्रियंका चतुर्वेदी पे है, लेकिन आपके शिवसेना के नेता महाराष्ट्र में, चूंकि मैं भी महाराष्ट्र से आता हूँ, और हम जब महाराष्ट्र में शिवसेना के नेताओं से बात करते हैं तो उनका दर्द जो छलक पड़ता है, बड़े बड़े शिवसेना के नेता, पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो तो शिवसेना तोड़ने के लिए किसी और नेता को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो नाम लेते हैं कि संजय राउत जो है उसने पूरी शिवसेना को बर्बाद कर दिया। नहीं, संजय राउत साहब तो पितामह भीष्म की भूमिका में है, और संजय राउत साहब तो मैं तो उन्हें नीलकंठ की उपाधि भी दूंगा। संजय राउत साहब तो उन लोगों में से हैं जो ठाकरे परिवार के सबसे वफादार आदमी हैं, और आज भी अपनी नौकरी बजा रहे हैं। नौकरी करते हैं वो ठाकरे परिवार की, और वफादारी के साथ करते हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं, वो जो उनकी मनसा होती है उद्धव जी की उसी चीज को बोलते हैं। बताते हैं कि ये कांग्रेस के करीब शिवसेना गई और भारतीय जनता पार्टी से जो शिवसेना अलग हुई बेटी, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ तो संजय राउत का था। नहीं, उनको जो दिशा निर्देश जिस तरह के मिले, जिस तरह की मेंटेलिटी प्रियंका चतुर्वेदी ने आदित्य जी की, उद्धव जी की तैयार की, उसके बाद फिर आदित्य जी उद्धव जी ने जो कहा संजय राउत जी ने तो वो सब किया। संजय राउत जी तो जो ठाकरे परिवार बोलता है उस चीज को अंजाम देते हैं। कटप्पा है संजय राउत? कटप्पा नहीं है। कटप्पा तो वो होता है जो अपने इंटरेस्ट के लिए किसी को मार देता है, किसी उसमें वो कर देता है। कटप्पा नहीं है। कटप्पा तो राज गद्दी का, मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसा अनुशासन वाला सिपाही था कि वो जो राजगद्दी कहेगी, जिसके पास शासन है, शासन की बात सुनते थे वो। मान लिया, लेकिन वो वैसे कटप्पा नहीं है। देखो, कटप्पा ने एक सबसे बड़ा गलत काम ये किया था, उसने अपने ही उसको तो कटप्पा से कंपेयर नहीं किया जा सकता। नहीं, उसको आदेश मिला था, तो मान लिया आदेश पर वो काम करना पड़ा। नहीं, कटप्पा की उपाधि नहीं दी जा सकती। अच्छा, कटप्पा एक अलग चीज है। भीष्म पितामह भीष्म कहेंगे, तो उनको तो फिर शरशैया पर लेटना पड़ेगा। लेटे ना, 3 महीने जो वो जेल में रहे,
अंडानुमा जेल के अंदर रखा गया उनको, बताइए आप मुझे। हाँ। जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के कसीदे पढ़ा करते थे, हाँ। अटल जी के, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी कसीदे पढ़ते पढ़ते निकाल दी, हाँ। और हमेशा ये चाहा जिन्होंने सबसे हाँ। ज्यादा कुर्बानी दी कि शिवसेना कभी इधर से उधर नहीं जाए, तब संजय राउत ही तो सलाहकार हुआ करते थे, और कभी नहीं गए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बन गए, जो हमने चाहा, शिवसेना ने चाहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बने और बन गए, उनके शासनकाल में उन्हें 3 महीने जेल में रहना पड़ा, और वो भी अंडाकार जेल में। तो इससे बड़ी सजा और उनके लिए क्या होगी? पितामह भीष्म जेल में रहने की तो बात तो वो छोड़िए, अभी तो खबर आई कि भैया मातोश्री में उनकी पिटाई हो गई। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कॉलर पकड़कर उद्धव जी के सामने उनको घसीटते कमरे में लेके गए और मारा है उनको, ये खबरें चली है। बड़ी, मैं तो खैर इस खबर को नहीं जानता, अगर ऐसा हुआ होगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा होगा, क्योंकि बहुत से लोग गफलत में हैं, और सबको ऐसा लगता है कि आज देश और दुनिया में, देश में और दुनिया में हर किसी को ये लगता है कि संजय राउत जी ये सब कुछ कराने के पीछे महाराष्ट्र में शिवसेना भी यही कहते हैं पर असलियत नहीं है ये असलियत नहीं है। जो लोग असली गद्दार है ना, वो सामने नहीं आते, जैसे प्रियंका चतुर्वेदी जैसे लोग, ये सामने नहीं आते। अनिल देसाई जैसे लोग जो सेक्रेटरी बने हुए हैं और कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ चुपचाप मीठे तौर पर देखते हैं कि किस तरह से पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर तारीखें ना पाना, इसके सब जो जितना वकालत का सेल है, लीगल सेल है, सब उनके तो कंट्रोल में है, नहीं जाने देते वो। और उद्धव जी को इस बात का पता ही नहीं है कि सही तरीके से केस को सही तरीके से प्रस्तुत भी उन्होंने देते वो मिस्टर अनिल देसाई। और पार्टी चली गई हाथ से, नाम चला गया हाथ से, निशान चला गया हाथ से, लोग चले गए हाथ से, सेक्रेटरी के बिना, सेक्रेटरी की मिली भगत के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता सर। सेक्रेटरी के पास सारे दस्तावेज होते हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अनिल देसाई ही है सबसे। देखो, गद्दार जो होता है वो मीठे बने रहते हैं, और जो मीठा होता है ना चुपचाप बैठा रहता है, और चुपचाप बैठ करके सब कुछ देख करके सब चीजें दुश्मनों को देता है, दूसरे लोगों को देता है, उसे गद्दार कहते हैं सर। और गद्दार जो होता है वो सबसे मीठा होता है और सबसे बड़ा वफादार होता है। वो ऐसे दिखाता है जैसे मैं सबसे बड़ा वफादार हूँ, तो वो अपने आप को दिखाते हैं ऐसे से वही सबसे बड़े वफादार है। असलियत में सबसे बड़े गद्दार वही है, क्योंकि हमें भी बहुत से लोग जानते हैं ऐसे जो बताते हैं सारी बातें कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन आप ही के पार्टी के एक नेता है, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, गुलाबराव पाटिल साहब, उन्होंने बयान दिया है कि संजय राउत को सबसे पहले अंदर लेना चाहिए इसको, और इसने शिवसेना को खत्म किया है, और राष्ट्रवादी पार्टी को भी इसी ने खत्म किया है, शरद पवार को इसी ने खत्म किया है, उद्धव ठाकरे को इसी ने खत्म किया है, और अब ये खुद खत्म होने जा रहा है। और अब ये पागल हो चुका है, हाथ में पत्थर लेकर वो मारने का बस बचा हुआ है। ये मतलब हूबहू मराठी में उनका बयान है। मराठी दर्शक और आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने उसका हिंदी रूपांतरण कर दिया। गुलाबराव पाटिल है, माजी मंत्री है महाराष्ट्र के, ये उनका बयान है। देखिए, प्रियंका का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, आप अकेले नाम ले रहे हैं। आप ना कभी कोई निचले स्तर के जो हमारे शिव सैनिक, कभी उनसे बात करना, कि उनसे पूछना कि संजय गुप्ता जी ने ये कहा है, तब आपको सही से पता चलेगा कि मैंने जो कहा। अंदर के कार्यकर्ता भी संजय राउत का नाम लेते हैं, कहते हैं यार कुछ भी बोलते हैं, सुबह 9 बजे आ जाते हैं, हुलजलूल बोलते हैं। देखिए, बोलने का कुछ, देखिए वो जो बात बोलते हैं उसको कई बार गलत तरीके से लिया जाता है। अच्छा, वो उनके शब्दावली ऐसी है कि जब वो कुछ बोलते हैं तो चर्चा का विषय बन जाता है। उनकी स्टाइल ऐसी है, नहीं जानबूझकर नहीं बोलते, उनकी स्टाइल है। नहीं, पत्रकारिता की दुनिया के बेताज बादशाह है वो, और बहुत उनको पता है अगर किसी बात को कहना है। देखिए, पत्रकारिता के अंदर और नेतागिरी में अगर किसी नेता ने कोई बात कही और उसको कोई सुने ही ना, तो उसकी क्या वैल्यू है। वो अपनी बात को इस तरीके से कहते हैं कि हर चैनल, हर पत्रकार वो और हर राजनीतिक गलियारों में वो चर्चा का विषय बन जाता है। तो ये उनकी स्टाइल है। कुछ लोग इस बात से जलते हैं कि यही क्यों आते हैं, यही क्यों बोलते हैं, हम क्यों नहीं बोलते। अब जैसे आप राज्यसभा में देखिए, अनिल देसाई जी पीछे बैठे रहते हैं चुपचाप, बोलते संजय राउत जी हैं। संजय राउत जी जब राज्यसभा में बोलते हैं, प्रियंका जी बोलने लगी हैं, ठीक है वो तो, पर लेकिन हमें तो उनकी बात समझ नहीं आती, क्योंकि वो तो कांग्रेस की भाषा ही ज्यादा, वो चुपचाप राज्य सभापति उपसभापति की चेयर पे भी हमने बैठे हुए देखा शिवसेना की ओर से। देखिए, कई गद्दार ऐसे होते हैं जो बड़े वफादार बन के रह रहे होते हैं, तो वो उन गद्दारों में से है जो बड़े वफादार बन के रह रही है। और उनकी गद्दारी जिस दिन सामने आएगी, जिस दिन उद्धव जी इस बात को समझ जाएंगे, उस दिन इनको ऐसे ही भगाया जाएगा जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मार के भगाया था मथुरा से। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भगाया था इन्हें मारकर। जिस दिन शिव सैनिक जाग जाएगा, आरोप लगाए थे इन्होंने इनके साथ अभद्रता हुई है। अभद्रता हुई थी ना, कार्यकर्ताओं ने तो की थी, किसी और ने थोड़ी की थी।
तो ये तो कार्यकर्ताओं के साथ अगर सही बातचीत नहीं होगी और इस तरह का आचरण होगा पार्टी के कार्यकर्ता तो तभी करते हैं, वैसे कैसे कर देंगे? शिवसेना के कार्यकर्ता नाराज हैं इनसे? शिवसेना के कार्यकर्ताओं में अभी सबको इनकी असलियत का नहीं पता। जिस दिन इनकी असलियत का सबको सही पता चल जाएगा उस दिन शिवसैनिक इनकी बहुत बुरी हालत करने वाले। तो आप शिव सैनिक है, यूपीटी में हैं, आप इतने बेबाकी से बोल रहे हैं, आपको कोई फोन नहीं आता मुंबई से कि भैया ये क्या बोल रहे हैं संजय जी आप? आया मेरे पास फोन, बहुत से नेताओं का आया और हर किसी ने कहा कि आपने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन ये बात उद्धव जी तक भी पहुंचे, क्योंकि उद्धव जी को नेशनल चैनल्स पर आने का, मीडिया की खबरें देखने का शौक नहीं है। वो कभी भी नहीं आना चाहते नेशनल चैनल्स पर या टीवी पर या किसी भी अपनी बात को नहीं कहना चाहते। उन्हें कभी कोई बात कहनी होती है तो फेसबुक पे कह देते हैं और वो सब चीजों में वो अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी ज्यादा जीते हैं और राजनीतिक लाइफ को जीने की बजाय, और ये सब बातें उन तक पहुंचती नहीं है। आदित्य का इंटरेस्ट है तो आदित्य तक पहुंचनी चाहिए बात। आदित्य जी तक पहुंचती भी है तो वो उसको मैनिपुलेट कर लेती हैं। अच्छा, मतलब प्रियंका जी के कंट्रोल में आदित्य जी, आप कंट्रोल में है, उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। कंट्रोल में ना होते तो राज्यसभा की सांसद कैसे बन जाती? अच्छा, कंट्रोल में ना होते तो वो उनके साथ विदेशों में क्यों घूमने जाती? अच्छा, कंट्रोल में है तभी तो उनके साथ उनकी बनती है, तभी तो जाते हैं। अच्छा। और जब पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के मेन कार्यकारी लोग जब किसी के प्रभाव में हो तो उसकी बात मानते हैं। जो जिसके जितना नजदीक होगा उतना ही उसकी बात को मानेगा। अच्छा, तो एक ये तो होगी शिवसेना के नेताओं की बात। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है राव साहेब दानवे, महाराष्ट्र के, उन्होंने तो गुलाबराव पाटिल से 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि सबसे पहले जो है वो उनका भी मैं कोट इन कोट आपको सुना देता हूं जो उन्होंने कहा। देवेंद्र फडणवीस से पहले उन्होंने मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद उनका बयान आया था। उन्होंने कहा था कि शिवसेना संजय राउत की वजह से टूटी, आप 6 महीने इंतजार करें, वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बीच भी दरार पैदा करेंगे। नहीं, उद्धव जी और आदित्य जी के अंदर बीजेपी के भी नेता बोल रहे हैं कि भैया ये जो दरार पड़ी है ना, ये जो हम दोनों के बीच में जो खाई हुई है, जो बीजेपी को, पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी से अलग ही करने वाला ये आदमी। नहीं, देखो बीजेपी से अलग होने के पीछे तो रीजन सिर्फ एक ही है कि उद्धव जी आदित्य जी इस बात को सही से नहीं समझ पाए कि अगर मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलता तो कुछ नहीं होता। बाला साहब कहाँ मुख्यमंत्री बने? बाला साहब ने कब ये चाहा कि मुख्यमंत्री नहीं दिया हमको तो हम, या केंद्र में हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया, कोई हमें मंत्रालय चाहिए तो हम सरकार को छोड़ देंगे या बीजेपी को छोड़ देंगे? बाला साहब ने तो सरकार में ना रह करके भी सरकार चलाई, मगर कांग्रेस के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सरकार की और पार्टी की कितनी बुरी हालत हुई। तो ये सबसे बड़ी गलती है शिवसेना की, शिवसेना यूपीटी की, उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे परिवार की, कि वो कांग्रेस के साथ गए। ये सबसे बड़ी गलती है। कांग्रेस के खिलाफ तो बाला साहब ने जितने भी वचन जो बोले हैं और खुद उद्धव जी ने जो बोले, बाला साहब ने तो यहाँ तक कहा कि हिजड़ों की पार्टी है, हिजड़ों की तरह काम करती है ये। बाला साहब ने तो ये भी कहा कि राहुल गांधी जो है पोपट हैं, चिरकुट हैं। और फिर उद्धव जी ने खुद कई बार बोला है कि इनको जूतों से पीटना चाहिए। तो कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो चुप रही, मौके की तलाश में रही, और जब उनके साथ मिलकर के सरकार बनाई, उन्होंने देखा कि मुख्यमंत्री पर इनकी इस तरह से बात है, और उन्होंने शरद पवार के बीच में बिठा करके शरद पवार से पार्टी को खत्म करवा दिया। शरद पवार जी के पास ही तो थी सारी पावर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, फाइनेंस जो ये आरोप लगाते हैं विरोधी कि उद्धव ठाकरे सिर्फ रबर स्टैंप थे, बाकी शरद पवार चला रहे थे, आप उस पर वो लगा रहे हैं। हाँ, तो आप देखिए ना, वो मुख्यमंत्री बस सिर्फ बीजेपी को दिखाने के लिए बने, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में तो कभी भी नहीं गए। उन्होंने तो घर से ही अपना मुख्यमंत्री कार्यालय चलाया, और शरद पवार ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू सिर्फ कांग्रेस को बजट दिया या अपने विधायकों को बजट दिया, और जो हमारी पार्टी के कार्य एमएलए थे उनको तो 20-25% बजट भी नहीं दिया। और वो तभी तो रोते रहे कि हमें बजट नहीं मिल रहा काम करने के लिए, बजट नहीं मिल रहा काम करने के लिए, तो इसीलिए बगावत हुई पार्टी। और फिर उसके बाद जो होम मिनिस्ट्री है, आप सुशांत सिंह राजपूत वाले केस को ले लो, उसकी मिनिस्ट्री को कहाँ आगे आने दिया उन्होंने? अर्नब गोस्वामी को ले लो, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भी होम मिनिस्ट्री जो काम किया, वो इन्हीं की तो सोच थी शरद पवार की। अगर एक वो सांसद थी नवनीत कौर राणा, अगर उसने कहा हनुमान चालीसा पे, अगर उसने कहा कि मैं हनुमान चालीसा आके करूंगी, मैं मानता हूँ कि वो पाखंड कर रही थी, लेकिन हनुमान चालीसा करने का तो कर रही थी, उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाने की जरूरत तो नहीं थी। उसके साथ राजनीतिक तौर पर ही किस तरह से काम करना था। बाला साहब होते तो कहता आ जाओ हनुमान चालीसा, क्या आप राम चालीसा भी कर लो,
क्या हो जाता, कर साधुओं लेती। की हत्या हुई पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई, उसके पीछे भी तो पुलिस ने जो काम कराया शरद पवार जी ने कराया। शरद पवार जी ने और कांग्रेस ने हिंदुत्व का गला घोटा शिवसेना के साथ बैठकर, और उद्धव परिवार को, शिवसेना को नीचा दिखाया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुओं में, साधुओं में, हर जगह पर, कि देखो ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में हमने ये कर दिया, कि देखो अब कंगना रनौत को ले लो आप। कंगना रनौत का क्या वो था, कंगना रनौत यही तो, कंगना रनौत के दिल में गुस्सा था सुशांत सिंह राजपूत की मौत का। अगर उसने मुंबई का कंपैरिजन किया कि मुंबई अब पीओके बन गया है, तो उसके दिल में दर्द था ना एक सुशांत सिंह राजपूत की मौत का। इस बात को समझना चाहिए था। बाला साहब होते तो कहते अरे हमारी शेरनी है, हमारे पे नीचे, हमारे हम पे नहीं गुर्राएगी तो किस पे गुर्राएगी, गुर्रा रही थी, ठीक है, वो उसका एक गुस्सा था, एक दर्द था, उस पर उसके मकान को तोड़ने की जरूरत नहीं थी। और ये सब कुछ शरद पवार है इसके पीछे, कांग्रेस है इनके पीछे। उद्धव जी नहीं देखते इन सब चीजों को। उद्धव जी ने तो कहा था कि कौन है, इतने भोले उद्धव जी की सब इनको घेर के उद्धव जी की पार्टी भी बर्बाद कर दी, उद्धव ठाकरे परिवार का नाम खराब कर दिया। देखिए शरद पवार के पास थी सारी पावर, और शरद पवार जी कांग्रेस के साथ कितने पुराने सही से चलते हैं ये सारी दुनिया जानती है। और शरद पवार जी की और कांग्रेस की एक ही बात है, आज भी भले ही उन्होंने पार्टी अलग बनाई हो, तो शरद पवार जी ने कांग्रेस के साथ पवार साहब तो लगातार मुलाकातें कर रहे हैं मोदी जी से और फडणवीस साहब से, कह रहे हैं कि इधर बीजेपी में आने वाले हैं। शरद पवार जी का क्या विश्वास किया जाए, जिन्होंने खुद अपनी पार्टी तोड़ करके अपना मुख्यमंत्री बना लिया था, और कितने साल जो खुद जिन्होंने हमेशा गद्दारी की, जिन्होंने शिवसेना को छुड़वा दिया, उनके साथ भी तो यही हुआ ना, जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है। उन्होंने ठाकरे परिवार के साथ गलत किया, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। नहीं तो ठाकरे परिवार के साथ अब कहाँ अच्छा हुआ, वो भी बेचारे, हालांकि उद्धव आदित्य ठाकरे 3 बार जाकर मिल चुके हैं फडणवीस साहब से, वो उद्धव मिलना, जी ने भी मुलाकात की। तो क्या लगता है आपको कि मतलब सेटिंग कुछ चल रही है? देखिए ये एक शिष्टाचारी भेंटें हैं। अब किसी भी पार्टी की जब सरकार बन जाती है तो भले ही पार्टी, शपथ ग्रहण में तो गए नहीं, शपथ ग्रहण में तो कैसे जाते ना, शपथ ग्रहण में जाने का सेंस नहीं आता, क्योंकि शपथ ग्रहण में पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर तो न्योता था ही, और ये तो राजनीतिक शिष्टाचार है कि पूर्व मुख्यमंत्री के नाते तो आपको जाना चाहिए। शरद पवार भी नहीं गए, उद्धव ठाकरे भी नहीं गए, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं गए मन में कड़वाहट थी, मन में कड़वाहट पार्टी को तोड़ने की थी, मन में कड़वाहट पार्टी, और दोनों की पार्टी। देखिए बीजेपी ने तो उस बात का फायदा ही उठाया, मतलब तोड़ने के हालात पैदा किए शरद पवार ने, टूटने के हालात पैदा किए शरद पवार ने। कांग्रेस ने इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि पार्टी के नेताओं को टूटकर जाना पड़ा, वरना ऐसा नहीं था कि पार्टी टूटती। तो अब क्या रास्ता है आगे, क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए ठाकरे परिवार को, उद्धव ठाकरे को क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी तो खत्म है, आपके पास 20 विधायक, और 20 में से भी खबर अंदर की हमारे पास ये है कि 18 विधायक, एक वो वरुण सरदेसाई को छोड़ दे और आदित्य ठाकरे को छोड़ दे, तो बाकी के 18 विधायक भारतीय जनता पार्टी के शिंदे के संपर्क में है। देखिए हमारी पार्टी के 90% लोग ये चाहते हैं कि हमारा गठबंधन बीजेपी से हो। हमारी पार्टी के 90% लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन से, शरद पवार के गठबंधन से बाहर आया जाए। बीजेपी से गठबंधन करें ना करें इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं रहना चाहिए। ये हमारी पार्टी के 99% लोग चाहते हैं, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर। संजय राउत जी तो नहीं चाहते, नहीं, वो तो बार बार जो पिटाई वाली जो खबर आई उसका मैं आपको मजमून बता दूं कि जो वरिष्ठ पत्रकार है वहां के, जिन्होंने इस बात का उद्घाटन किया, उन्होंने कहा कि मीटिंग चल रही थी अंदर, और मीटिंग में इसी बात पर मंथन हो रहा था कि क्या भाई कांग्रेस पार्टी के साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो सब लोग अपोजिशन में थे, सिर्फ 2 ही लोग समर्थन में थे, एक तो आदित्य और दूसरे संजय राउत की नहीं, हमें इस वक्त गठबंधन में ही रहना चाहिए। आपने कहा ना कि तो आदित्य है, कहा ना आपने, आदित्य और उद्धव जी के समर्थन में ही बोलते हैं वो। अगर आदित्य जी ना चाहें तो एक सबसे बड़े समर्थक आदित्य भी है, क्योंकि आदित्य तो मेन आदमी है जिसके कंट्रोल में प्रियंका चतुर्वेदी के कंट्रोल में है, और आदित्य ही तो मेन है। आदित्य जी जो कहेंगे, संजय राउत जी में अंधे हो गए उद्धव, संजय राउत जी वही कहेंगे जो उद्धव जी कहेंगे, आदित्य जी कहेंगे, संजय राउत जी वही बोलेंगे। संजय राउत जी की अपनी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ, और ये बड़ी बात कह रहा है कि संजय राउत की अपनी बात नहीं है अपनी बात उनकी कोई, हम जानते हैं बहुत अच्छे से। चलिए मैं और गहरी बात बता देता हूँ आपको, क्यों नहीं है उनकी और बात। देखिए मुझे पार्टी का प्रवक्ता पद दिया गया 2019 में जी, और प्रवक्ता पद देने के बाद, उसके बाद जब मैंने डिबेट्स में जाना आना शुरू किया और मैंने पार्टी की बात को रखा,
तो अनिल देसाई जी ने शुरू से ही इस बात को मेरे को मना करने लगे कि आप पार्टी का पक्ष मत रखो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से रखता था। तो मैंने कहा ये क्या, एक तरफ तो आपने मुझे पत्र दिया, दूसरी तरफ आप मुझे मना कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा, मैं देख जो आप करेंगे देखा जाएगा। मैं जाता रहा और मैं 4 साल जाता रहा, और 4 साल जाता रहा तो मुझे इस बात का आभास था कि ये जो वो बात बोल रहे हैं ये अनिल देसाई ही बोल रहे हैं, उद्धव जी आदित्य जी नहीं बोले, क्योंकि उद्धव जी आदित्य जी चाहते तो हटा देते मुझे। तो ये अच्छा, पद से हटाया नहीं आपको, लेकिन कहते रहे कि हाँ, आप बोलो मत। हाँ, मुझे हमेशा मना करते रहे, लेकिन मैंने कहा भाई मैं तो जाऊंगा, मेरे को जो पत्र दिया खुद आदित्य जी मेरे से मिले थे और आपने खुद ही मिलवाया था, अब आप मेरे को मना कर रहे हैं। मना क्यों कर रहे हैं? मेरे को ऑफिशियल कहो, आप लेटर दो मुझे, जैसे ऑफिशियल दिया था ऐसे कहो कि भाई आप सही नहीं बोल रहे, आप या आपकी बात सही नहीं है, तब आप मुझे बोलो आप। मैं जाता रहा, और प्रियंका चतुर्वेदी ने तो एक बार ट्वीट करके एक चैनल को बोल दिया था कि ये हमारी ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है, 2019 में ही। अच्छा। फिर उसके बाद एक चौबे नाम था उनका, CNN न्यूज 18 वाले, उन्होंने मेरे से लाइव डिबेट में पूछा कि जी आप तो, आपके विषय में तो प्रियंका चतुर्वेदी कह रहे कि आप तो प्रवक्ता नहीं है। मैंने कहा वो पार्टी में नहीं आई है, मैं भी नहीं आया हूँ, बहुत से लोगों को हम नहीं जानते, बहुत से लोगों को वो नहीं जानती। अच्छा, ऐसा हो सकता है। तो वो कहलवाया गया था प्रियंका चतुर्वेदी से। अब प्रियंका चतुर्वेदी से कहलवाया गया या प्रियंका चतुर्वेदी, ये दोनों अनिल देसाई और ये जो क्या कहते हैं प्रियंका चतुर्वेदी हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। अनिल देसाई जी तो उद्धव जी को अपने कंट्रोल में करते हैं, और प्रियंका चतुर्वेदी ने आदित्य ठाकरे को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। और इसी कंट्रोल के कारण ही पार्टी टूट गई और पार्टी के लोग पार्टी से अलग हो गए, क्योंकि उनकी बातों को नहीं सुना जाता और उनकी बातों को माना जाता है। तो अब क्या आपको लगता है कि संभावनाएं लगती है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक होगी? होना चाहिए। देखिए जो रिश्ते पुराने होते लेकिन हैं ना, इतनी कड़वाहट हो गई, फडणवीस के लिए बहुत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया उद्धव ठाकरे ने, तरबूज उनको कहते थे और न जाने क्या क्या शब्दों का, तो अब लगता है कि फडणवीस भी उनको बड़े दिल से स्वीकार करेंगे। और देखो वैसे इस विषय में एक बात मैं कहता हूँ, जी, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी के साथ गहरी दोस्ती में होते हैं और बहुत गहरी दोस्ती में होने के बाद जब हम कुछ समय तक उसके साथ चलते हैं तो हमारे रिश्ते कब उससे बहुत प्रगाढ़ हो जाते हैं ये पता नहीं चलता। और जब उससे रिश्ते टूटने की बात आती है तो दिल ये कहता है कि तू नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा। मगर फिर जब थोड़ा और आगे चलते हैं और कोई एक मुद्दा ऐसा फंसता है कि जिसको समझने समझाने में विफल हो जाते हैं और बड़े गहरे उपाय रिश्ते टूट जाते हैं, तो फिर एक नया साथी आता है, वो कहता है कि मैं हूं ना। तो दिल ये कहता है कि अब पुराने से तो बिगड़ी हुई है, अब तू नहीं तो कोई और सही, चलो इसके साथ चल देते हैं। फिर उसके साथ जब चलते हैं तो कुछ दिनों में इस बात का एहसास होता है कि जो बात तुझमें थी वो इनमें नहीं। तो जो बीजेपी में जो बात थी, जो कांग्रेस की जो बात है वो बीजेपी वाली बात नहीं हो सकती। कांग्रेस से हमारी कोई बात नहीं मिलती और बीजेपी से हमारी सारी बातें मिलती हैं। हमारे पार्टी का हर आदमी ये चाहता है कि बीजेपी के साथ ही हमारा रिश्ता हो। तो पॉलिटिकल पार्टी लोगों से ही तो बनती है। बाला साहब ने एक बात ये कही थी कि कांग्रेस, मैं अपनी शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा। लेकिन उन्होंने इससे आगे एक बात और कही थी कि आज अगर जो सम्मान, इज्जत सम्मान मिल रहा है तो शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, अगर हम नहीं होंगे तो लोग कहाँ जाएंगे। तो शिवसेना के नाम पर ही शिंदे जी को सम्मान मिला, शिवसेना के नाम पर ही आज आदित्य जी का, उद्धव जी का सम्मान है। शिवसेना के नाम पर ही आज पार्टी का नाम निशान ना होने के बावजूद भी 20 सीटें विधायक की जीतना और 9 सीटें पार्लियामेंट में जीतना ये कम बात नहीं है, ये बाला साहब का नाम है। तो उनके नाम को बरकरार रखने के लिए और आगे रखने के लिए हमें आज हिंदुत्व पे बात सोचनी चाहिए, उस पर नहीं सोचनी चाहिए जो कि जिसको बाला साहब ने कभी तरजीह नहीं दी, मुख्यमंत्री का पद या सरकार में बने रहना। मैं तो दोनों को ही कहूंगा सर, ना तो उद्धव जी और ना शिंदे जी आज बाला साहब के कंधों पे हैं। बाला साहब ने नहीं, वो तो मानते हैं, शिंदे जी तो कहते हैं कि भाई बाला साहब ठाकरे मेरे गुरु है, वो पूजा भी करते हैं उनकी और कहते कि असली हम हैं, शिवसेना है तो नकली वाले। असली नकली का कैसे, वो ये बात कैसे कह सकते हैं? देखिए बाला साहब ने कब मुख्यमंत्री पद के लिए या सरकार में शामिल होने के लिए अपनों को छोड़ा? अगर उद्धव जी ने गलती की तो शिंदे जी ने भी गलती ही की, सत्ता से बाहर बैठते ना, छोड़ देते आप सत्ता को। आप जब सरकार में थे 2019 में, जब उद्धव जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहा हूँ, तो आप घर बैठते ना अपने कि भाई हम नहीं शामिल होते सरकार के अंदर और हम सरकार से बाहर होते जब तक कि कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन से आप बाहर नहीं आते। बीजेपी के साथ जाने की जरूरत क्या थी? आपने तो माना कि उद्धव जी ने गलत किया
कि कांग्रेस से मिले, लेकिन शिंदे जी ने भी गलती किया कि जो उन्होंने सत्ता के लिए अपने परिवार को छोड़ करके और वो ऐसे शामिल हुए, ये भी गलती कहा जाएगा, ये भी सही नहीं कहा जा सकता। ये काम सही है मगर तरीका गलत है। तो अब इतना कुछ होने के बाद भी आप संजय राउत की तरफदारी कर रहे हो, सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अभी अगर चुनाव हो रहे हैं तो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, हालांकि कांग्रेस से नाता तोड़कर जीएमसी में अकेले चुनाव लड़ेगी शिवसेना, ये ऐलान किया है यूपीटी ने। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी को समर्थन दे रहे हैं अभी भी। संजय राउत कह रहे कि बड़ी पार्टी है तो हम भाई कांग्रेस के साथ तो नहीं, लेकिन केजरीवाल जी को हमारा समर्थन है, बीजेपी को क्यों नहीं? देखिए, केजरीवाल जी को समर्थन देना ही नहीं चाहिए। केजरीवाल तो संजय राउत जी तो केजरीवाल जी के संजय राउत जी का बयान है, मान लिया वो उन्होंने बयान दिया है, वो जैसी उनको पीछे से निर्देश होगा वैसी होगा, वो उन्होंने कहा होगा, ये उनका आदेश होगा तो उन्होंने ऐसा कहा होगा। देखिए, उद्धव जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्हें इस बात की समझ थी कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होते हुए प्राइम मिनिस्टर के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन करना है, एक स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमंट से किस तरह से कोऑर्डिनेशन करना है। उनके काम की तारीफ खुद प्रधानमंत्री साहब ने की, उनके काम की तारीफ खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने की। मगर आप इनको देखिए ना, ये अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्हें इस बात की समझ ही नहीं है कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाने के बाद अन्ना हजारे जी के कंधे पे चढ़कर जन लोकपाल की बात कहकर, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कहकर, कांग्रेस को जेल में भेजने की बात को कहकर के दिल्ली के लोगों के दिलों में जगह करके ये सत्ता में आए। और सत्ता में आने के बाद इन्होंने काम को करने की बजाय इन्होंने ये देखा मैं प्रधानमंत्री कैसे बनूं, और प्रधानमंत्री साहब के खिलाफ जाके इलेक्शन लड़ने लग गए और उनके खिलाफ बोलने लग गए। एक स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को इस बात को समझने की जरूरत है कि आपने प्रधानमंत्री के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन करना है, एक स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन करना है, तभी तो आप अपनी योजनाओं को पास करवा पाओगे। मैं जिस तरह का रवैया उनका रहा, एक यूपीएससी का टेस्ट पास करने के बाद उन्होंने जिस तरह के रवैये को एक प्रधानमंत्री के खिलाफ रखा, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ रखा, मैं कह सकता हूँ कि एक पढ़ा लिखा बेवकूफ आदमी अगर कहीं ढूंढना हो तो वो अरविंद केजरीवाल है। बड़ी बात करेगी। देश के प्रधानमंत्री को जो ये कहते हो अनपढ़ राजा, वो यूपीएससी का टेस्ट पास करने वाला, एक उसको समझना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या वैल्यू है। एक चीफ मिनिस्टर को ये समझना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या वैल्यू है, जिसको यही नहीं पता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की वैल्यू क्या है, और आप एक चीफ मिनिस्टर होकर के आपने किस तरह का कोऑर्डिनेशन प्रधानमंत्री के साथ करना है, तो मैं तो उन्हें पढ़ा लिखा बेवकूफ ही कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। तो चलिए, इस बातचीत में 2-3 चीजें निकल कर आई। पहला ये कि आप संजय राउत को क्लीन चिट दे रहे हैं कि वो बेचारे तो निर्देश जो मिलता है वही बोल देते हैं। पार्टी तोड़ने वाली प्रियंका चतुर्वेदी है, गद्दार है, इस तरह के हालात पैदा करने वाले। हाँ, जो हालात पैदा किए प्रियंका चतुर्वेदी ने किए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी के कंट्रोल में शरद पवार ने किए। हाँ, शरद पवार, कांग्रेस पार्टी ने साजिश रची की पूरी साजिश है। और आदित्य जो है कंट्रोल में है प्रियंका के। हाँ, और साथ ही साथ बीजेपी को और शिवसेना को मिल जाना चाहिए। हाँ, तो ये क्या संभव लगता है आपको? अंतिम ये इसमें क्या संभव है? क्योंकि बीजेपी नहीं लेगी, शिंदे क्यों जाएंगे? शिंदे के पास बीजेपी के लेने ना लेने का कोई सवाल ही नहीं है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के बयान को सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा था, अभी भी जब महाराष्ट्र का इलेक्शन था, कि मेरे लिए ठाकरे परिवार सबसे अहम। तो अगर आज भी चरण पकड़ने की जरूरत नहीं है सर। अगर मन बदल जाए तो 1 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मेरे लिए ठाकरे परिवार सबसे अहम। अगर ठाकरे परिवार को जरूरत होगी तो पहला शख्स होगा जो नरेंद्र मोदी उनके लिए खड़ा होगा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत एहसान है उनके परिवार के। और जिस भावना से और जिस तरह से उन्होंने कहा, इस बात को हम समझ सकते हैं कि वो बात दिल से कह रहे थे या नाटक कर रहे थे। पता चलता है सर, उनका जिस तरह का व्यक्तित्व है, उनका जिस तरह का चरित्र है, वो इस तरह की भावना के साथ उस बात को कह ही नहीं सकते सर। और कोई भी क्यों कहेगा? कह दे, अगर आज वो ये कह दे कि हाँ नहीं चाहिए हमें, अभी हमें नहीं मिलाना है, हमारे लिए कोई हमें, तो कोई क्या कर लेगा? आप बताइए, आप किस कैपेसिटी में है? उद्धव जी, हमारी पार्टी, कुछ बचा नहीं है। क्या बचा है ऐसा कि जिसकी वजह से मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ये झूठ बोले? जरूरत नहीं है उन्हें। तो जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, और अगर उद्धव जी इस तरह का मन बना लेते हैं, तो बीजेपी के नेता कोई वैल्यू नहीं रखते सर। वो आज के नेता बने हुए हैं, लेकिन बाला साहब से जो रिश्ते नरेंद्र मोदी साहब के रहे हैं, और जो इज्जत मान सम्मान बाला साहब की है,
वो ठाकरे परिवार आज भी अहम ही है। शिंदे जैसे तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, आपने वक्त दिया। और लब्बो लुआब यही निकल के रहा है कि बीजेपी के बिना शिवसेना अधूरी है और शिवसेना के बिना बीजेपी अधूरी है, तो दोनों को एक हो जाना चाहिए। हाँ, ठाकरे परिवार की ओर से इसकी पहल अगर होती है तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही है तो वो अपना बड़ा दिल दिखाकर इसको एक कर सकते हैं। पिछले दिनों कुछ खबरें भी आई थी कि कोई एक उद्योगपति है जो इस तरह की बैठकें कर रहा है, एक घर से निकलकर दूसरे घर में गया, लेकिन वो परवान बात नहीं चढ़ पाई। बीएमसी के चुनाव का नतीजों का हमें इंतजार करना चाहिए और ये जो नतीजे आएंगे ये महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ तय करने वाले होंगे। ठाकरे परिवार का क्या हनक बचेगी, उनकी विरासत क्या बचेगी, शिवसेना का क्या होगा, जो बीएमसी में लंबे वक्त से सीएम शिवसेना का कब्जा है, क्या वो अब असली शिवसेना के पास चला जाएगा जिसकी दावेदार एकनाथ शिंदे अपने आप को बताते हैं। तो इन सब बातों पर नजर रहेगी। एक बार फिर आपका शुक्रिया बातचीत के लिए, आपने अपने तमाम विचार रखे। इस बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। क्या आप प्रियंका चतुर्वेदी को दोषी मानते हैं शिवसेना की बर्बादी के लिए, या फिर संजय राउत को? ये भी आप अपने महाराष्ट्र से अगर आप हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।